नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री ने जो नफरत बोई है उसका परिणाम भुगत रहा है देश। असम मिजोरम विवाद पर बोले राहुल गांधी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असम मिजोरम सीमा संघर्ष, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की जांच की मांग, कहा हम देश में हैं या बॉर्डर पर। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव में बीजेपी की सीटें घटाकर 100 के नीचे 50 तक आ जाएंगी। ये बड़ा बयान दिया है सतीश मिश्रा ने। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार, अदालती निगरानी में जांच की उठाई मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र की भी कर रही है उपेक्षा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गृह मंत्री ने जो नफरत बोई है उसका परिणाम भुगत रहा देश। असम मिजोरम विवाद पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच भड़के सीमा विवाद में सोमवार को असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। साथ ही हिंसा में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और जल्द इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे गृह मंत्री अमित शाह की विफलता बताते हुए बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने असम मिजोरम विवाद पर सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि घायल लोग जल्दी ठीक हों। लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर देश को विफल कर दिया है। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को असम के कछार जिले की सीमा पर अचानक हिंसा भड़क गई। इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पुलिस और नागरिकों के बीच टकराव दिख रहा था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मिजोरम के सीएम की ट्वीट पर रिप्लाई किया। बताया कि कोलासिब के एसपी हमें अपनी पोस्ट से पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। हालांकि शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम मिजोरम सीमा संघर्ष, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की जांच की मांग, कहा हम देश में हैं या बॉर्डर पर। जी हां दोस्तों, असम मिजोरम सीमा संघर्ष पर विवाद जारी है। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। मिजोरम से लगती सीमा पर हुई हिंसा में असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। हिंसा को लेकर असम और मिजोरम दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कल असम मिजोरम सीमा संघर्ष के दौरान लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने देश में हैं या देश की सीमाओं पर। हम इस घटना की जांच की मांग करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री को फौरन इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री सिर्फ ट्विटर पर इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। समाधान कुछ नहीं हो रहा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा था, मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हमारे 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पूरे मामले में मिजोरम ने कहा कि हिंसा तब शुरू हुई है जब असम पुलिस ने सीमा को पार की। मिजोरम ने यह भी दावा किया है कि असम पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस पर गोलियां चलाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 100 के नीचे 50 तक आ जाएंगी, सतीश मिश्रा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि समाजवादी पार्टी पर जमकर सियासी तीर चलाए। सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा के ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने पर उसे बसपा का पिछलग्गू बताया। बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी में प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी करने जा रहे हैं। बता दें, इन गोष्ठियों के जरिए बसपा ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से बसपा ने पिछले दिनों इसकी शुरुआत की है। बता दें, यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने के लिए सभी प्रमुख पार्टियां तमाम तरीके अपना रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए 22 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। अब इसी सपा के ब्राह्मण प्रेम को लेकर बसपा हमलावर हुई है। सतीश ने कहा कि सपा शासन काल में ब्राह्मणों का जमकर उत्पीड़न हुआ है, जिसे ब्राह्मण समाज अभी भूला नहीं है। बसपा महासचिव ने कहा, बसपा अब सपा के काफी आगे निकल चुकी है। सपा अब दिखावे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन और भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कह रही है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी है, उसे पता है कि किसके साथ जाना है और कहां वोट देना है। बसपा नेता ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 100 के नीचे 50 तक आ जाएंगी। बीएसपी विकास, कानून व्यवस्था, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बसपा समता मूलक समाज बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सूबे में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। रुख
करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार, अदालती निगरानी में जांच की मांग की। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक एन राम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में इसकी जाँच की जाए। हाल ही में कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत के विपक्षी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और पत्रकारों की जासूसी की गई है। याचिका में कहा गया है कि दुनिया भर के कई प्रमुख प्रकाशनों से जुड़ी जांच से पता चला है कि भारत में 142 से अधिक व्यक्तियों को इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके सर्विलांस के संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को यह बताने का निर्देश देना चाहिए कि क्या उसने स्पाईवेयर का इस्तेमाल के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है या इसका इस्तेमाल ऐसे ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की निगरानी के लिए किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब द्वारा संभावित लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध लोगों के कई मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में सुरक्षा उल्लंघनों की पुष्टि हुई है। वहीं निगरानी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर विवादों के बीच इजरायल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपना बचाव करते हुए दावा किया है कि खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के कारण दुनिया में लाखों लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं और सुरक्षित हैं। भारत को सॉफ्टवेयर बेचे जाने की पुष्टि या खंडन किए बिना कंपनी ने कहा था कि उसके उत्पादों को सरकारी खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को लाइसेंस पर दिया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आतंक और गंभीर अपराध को रोकना और जांच करना है। वहीं पेगासस विवाद को लेकर केंद्र के साथ टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा अपने संकल्प पत्र की भी कर रही उपेक्षा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा अपने संकल्प पत्र की भी उपेक्षा कर रही है। वादों का न निभाना भ्रष्टाचार से कम नहीं। अखिलेश ने सोमवार को अपने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आई किसानों की दिशा बिगाड़ती गई है, खेती के काम आने वाली हर चीज महंगी हो गई है और किसान के उत्पाद की लागत का 1.5 गुना दिलाने तथा 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के वादे सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि डीजल, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक सबसे दाम आसमान छू रहे हैं। धान की खेती की लागत 40% बढ़ गई है। ट्रैक्टर से खेती की जुताई भी 1.5 गुना महंगी है। पहले से अब मजदूरी भी ज्यादा महंगी हो गई है। कोरोना संकट, बेरोजगारी, महंगे परिवहन से सबसे ज्यादा छोटे किसान परेशान हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सबसे महंगी है। यहाँ 175 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से लागू है। अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। सरकार ने गन्ना किसानों की घोर उपेक्षा की है। 5 वर्ष होने को है, लेकिन गन्ने की कीमत में 1 रुपया की भी वृद्धि नहीं की गई है। चीनी मिल मालिक पूरी तरह अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का ऐलान, लखनऊ को दिल्ली बना घेरेंगे, संसद तक जाएगा ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को 2 टूक कहा कि देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद जाने के सवाल पर टिकैत ने जवाब दिया कि अब संसद तक ट्रैक्टर जाएगा। यह ट्रैक्टर नहीं है बल्कि टैंक है। आज तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सरकार के साथ हुई बैठकों पर उन्होंने बताया कि कई मीटिंग्स हुई जिनमें कुछ मुद्दों पर हम मान भी गए, लेकिन सरकार नहीं मानी। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि हम आखिर लखनऊ क्यों नहीं आ सकते हैं, लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे और इसे भी घेरेंगे। उन्होंने कहा ट्रेनों को रोक कर रखा गया है, नहीं तो यहाँ भी आज भीड़ होती। किसान हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए किसान नेता टिकैत ने कहा कि बीजेपी भी 3 तरह की है। एक बीजेपी मकान के अंदर कैद है, एक छीनी हुई है, तो तीसरी दूसरे लोगों को भर्ती कराने वाली है। इनके नेता खुद नहीं कुछ बोल सकते हैं। पिछले 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर कई किसानों के साथ कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे टिकैत ने कहा कि किसानों की लड़ाई बीजेपी से नहीं है। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि मोदी सरकार से है। बीजेपी के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वहीं किसान आंदोलन में लगे एसी के सवाल पर टिकैत ने कहा कि आखिर किसके घर पर एसी नहीं लगी है। हमने वहां पर प्रेस क्लब बना रखा है और वहीं पर एसी लगा था जहां आराम करने के लिए लेट गए। उसी फोटो के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में हंगामा, विरोध में समर्थकों ने बंद कराए बाजार। जी हां दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद शिवमोग्गा जिले में उनके गृहनगर शिकारीपुरम में उनके समर्थकों ने सोमवार को सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार येदियुरप्पा के इस्तीफे से
निराश उनके समर्थकों ने शिकारीपुरा में सभी दुकानें बंद कर दी। शिकारीपुरा में पुरसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी चुनावी राजनीति शुरू करने वाले येदियुरप्पा पहली बार 1983 में शिकारीपुरा से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए थे और उसी सीट से 8 बार जीते थे। लिंगायत समुदाय के एक प्रमुख सदस्य येदियुरप्पा को कर्नाटक भाजपा के चेहरे के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके इस्तीफे ने उनके गढ़ में कई लोगों को परेशान किया है। अपने इस्तीफे पर अनिश्चितता और अटकलों के हफ्तों के बाद बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदियुरप्पा ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट सौंपते हुए येदियुरप्पा ने बुझी हुई आवाज में कहा, आपकी अनुमति से मैंने फैसला किया है कि दोपहर के भोजन के बाद मैं राजभवन जाऊंगा और राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। येदियुरप्पा ने कहा, दुख से नहीं बल्कि खुशी के साथ अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने 75 साल से अधिक उम्र के होने के बावजूद उन्हें 2 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया। भाषण के दौरान येदियुरप्पा ने 2 साल के अपने कार्यकाल को अग्नि परीक्षा करार दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में बिना कैबिनेट के प्रशासन चलाना था, इसके बाद विनाशकारी बाढ़ और फिर कोरोना वायरस के कहर का सामना किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस को आशंका, यूएस विदेश मंत्री का घेराव कर सकते हैं किसान, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ा दिया है। पुलिस को आशंका है कि कृषि कानूनों के चलते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे विभिन्न किसान संगठन अमेरिका से आने वाले विदेश डेलीगेशन का घेराव कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का दौरा शुरू होने वाला है। ब्लिंकन 27-28 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे। उस दौरान किसान संगठन कोई अनहोनी ना कर दे, इस वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पुलिस ने अभी से ही आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट पर पहले जितनी सुरक्षा होती थी अब उसमें इजाफा किया गया है। पुलिस ने अलग से पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। मालूम हो कि पिछले साल भारत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी दौरा हुआ था। उसी दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में विभिन्न जगहों पर हिंसक दंगे हुए थे। इन दंगों में कई लोगों की जान चली गई थी। पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती है। पुलिस की यह सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से ही लागू हो गई है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। इस रैली के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गांव और शहर दोनों में तेजी से बढ़ी बेरोजगारी, तीसरी लहर की आशंका से और बढ़ा डर। जी हां दोस्तों, कोरोना के चलते पिछले कुछ वक्त में भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की रिपोर्ट में इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी हुए हैं। सोमवार को जारी इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई तक जहां भारत में बेरोजगारी दर 5.98% पर थी, वहीं 25 जुलाई तक यह 7.14% पहुंच चुकी है। इसमें बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हालांकि महीनावार आंकड़ों में बेरोजगारी की यह दर कुछ कम हुई है। जून में यह 10% तक थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ है, जिसमें कमी आई है। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। वहीं तीसरी लहर की आशंका आगे के लिए भी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। सीएमआई श्रमिक बाजार पर निगाह रखता है। इसके मुताबिक पिछले हफ्ते शहरी बेरोजगारी दर का आंकड़ा 8.01 पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते यह 7.94% पर था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.75 पर पहुंच चुकी है, जो कि पिछले हफ्ते काफी नीचे 5.1 पर थी। वहीं सोमवार को ही व्यापार के फैलाव से जुड़ा आंकड़ा भी जारी हुआ है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिसेप्शन इंडक्शन की तरफ से जारी आंकड़े गिरकर 95.3 पर पहुंच गए हैं, जो पिछले हफ्ते 96.4 पर थे। इन आंकड़ों में गिरावट व्यापारिक गतिविधियों में कमी को दिखाता है। इन आंकड़ों को तैयार करने वाली संस्था के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी ये आंकड़े ठीक थे। हालांकि महामारी से पहले की तुलना में इनमें 4.7% की गिरावट आ चुकी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को जल्द दी जाए नौकरी, रेलवे बोर्ड ने सभी ने महाप्रबंधकों को दिए आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में आंशिक अथवा पूर्ण लॉकडाउन में भारतीय रेल के कर्मचारी आम जनता तक आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करते रहे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए अब तक 2903 रेल कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन जोनल रेलवे अधिकारी मृतकों के आश्रितों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। इस कारण कुल मृतकों के आश्रितों में से सिर्फ 1732 को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकी है। शेष 1171 आश्रित जोनल मुख्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जोनल अधिकारियों के रवैये से नाराज रेलवे बोर्ड ने 14 जुलाई को सभी जोनल महाप्रबंधकों को और रेल कारखानों फैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। रेलवे बोर्ड के निदेशक एम राय ने कहा है
कि कोरोना महामारी के चलते ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। नौकरी देने में विलंब को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए जिससे प्रक्रिया को तेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से मृतक कर्मचारियों के परिवार काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए आश्रितों को नौकरी देने का काम प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। विदित हो कि पिछले साल पूर्ण लॉकडाउन में मालगाड़ियों को परिचालन जारी रहा। इसके चलते ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, गैंगमैन, सेक्शन कंट्रोलर आदि कोरोना बीमारी की चपेट में सबसे अधिक आए हैं, इसलिए मृतकों में सर्वाधिक परिचालन से जुड़े कर्मचारी हैं। AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को रेलवे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्क का दर्जा देना चाहिए। पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों की तरह रेलवे कर्मी भी कोरोना में ड्यूटी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु होने पर मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। अंतिम संस्कार के नाम पर 5,000 रुपए व 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाता है। इसका प्रावधान पहले से है। महामारी के नाम पर मृतक रेल कर्मियों के परिवार को अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों को आतंकी मानती है सरकार, मैं संदेश लेकर आया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश यह जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार के मुताबिक किसान काफी खुश हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल ऐसी गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट के पास लगा हुआ था। सरकार पर कृषि कानूनों के जरिए कारोबारियों की मदद का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश यह बात जानता है कि किनके लिए यह सब किया जा रहा है। ये कानून किसानों के हित में नहीं है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने भी 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। इस बीच पेगासस रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का दोनों सदनों में अभिनंदन किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। BS येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले हमेशा अग्नि परीक्षा जैसा रहा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों से चल रही अटकलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा ने जहां राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की जानकारी उनकी सरकार को 26 जुलाई को 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दी है। येदियुरप्पा ने इस दौरान भावुक होते हुए और रूंधे गले से कहा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आपकी अनुमति से मैंने फैसला किया है कि मैं मध्याह्न भोजन के बाद राजभवन जाऊंगा और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपूंगा। उन्होंने कहा, मैं दुखी होकर नहीं बल्कि खुशी से ऐसा कर रहा हूँ। येदियुरप्पा ने 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद उन्हें 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का धन्यवाद किया। भाजपा में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्वाचित कार्यालयों से बाहर रखने का अलिखित नियम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्रीय नेताओं की उम्मीदों के मुताबिक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यहाँ विधान सौध में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। येदियुरप्पा ने भाषण के दौरान कहा कि उनका कार्यकाल शुरुआत से ही अग्नि परीक्षा जैसा रहा। उन्होंने 2 साल कठिन परिस्थितियों में राज्य सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआती दिनों में मंत्रिमंडल के बिना प्रशासन चलाना पड़ा और इसके बाद राज्य को विनाशकारी बाढ़ और कोरोना वायरस समेत कई समस्याएं झेलनी पड़ी। BS येदियुरप्पा ऐसी संभावना जता चुके थे कि शायद 25 जुलाई को उनका मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन होगा। उनका कहना था कि 25 जुलाई को केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जो भी निर्देश देगा वह 26 जुलाई से उसी के अनुसार काम शुरू करेंगे। उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा पर उन्हें पूरा विश्वास है। आलाकमान जो भी निर्देश देगा उन्हें वह मंजूर होगा। इस बारे में शनिवार को उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से ही उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वह लोगों के जीवन का बेहतर बनाने के लिए किए गए ईमानदारी के काम को लेकर संतुष्ट हैं।
बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा था कि वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, कल तक पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगले 10 से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। येदियुरप्पा कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं। समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, ट्रैक्टर रैली गलत चीज नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कुछ महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जिंद के किसानों की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली कोई गलत चीज नहीं है। रविवार को राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर रैली निकालना कोई गलत चीज नहीं है। जिंद के लोग क्रांतिकारी है। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का सही फैसला लिया है। मैं नहीं जानता कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेगा। उन्होंने आगे कहा, ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा देखना गर्व का क्षण होगा। यह देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ समेत पूरे यूपी से किसान 15 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन स्थल पर आएंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं जिंद के किसानों के संबंध में उन्होंने कहा, अगर वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने गाँव में नेताओं को झंडारोहण नहीं करने देंगे तो वे ऐसा ही करेंगे। नेता झंडारोहण करके क्या करेंगे? 15 अगस्त को इसे किसानों को ही करने दीजिए। बता दें, इस साल गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। सड़कों पर किसान और पुलिस आमने सामने थे। किसान इस दौरान लाल किला गए थे और वहां झंडा फहराया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।